बाकी आप कहानी को ध्यान से सुने और कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और हाइप भी जरूर कर दीजिए। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे छोटे चचेरे भाई की कहानी है। उसका नाम है कमलेश। ये घटना तब की है जब वो 2013 में अपने घर से दूर पुणे में पढ़ाई कर रहा था। खैर, अब मैं सीधे घटना पर आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कमलेश की कहानी मेरी जुबानी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। साल 2013। उस वक्त मैं और मेरा दोस्त कुणाल हम एक साथ एक रेंटेड मेस में रहा करते थे और एक रात हम दोनों ने पढ़ाई वगैरह खत्म करके खाना खा लिया था। तब रात के करीब 10 बजे होंगे जब हम बिस्तर पर लेटकर बातें कर रहे थे। तभी कुणाल के फोन पर उसके घर से कॉल आया। फोन पर बात करते करते उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पल तक वो कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर कुछ सेकंड में उसने फोन काटा और लगभग चिल्लाते हुए बोला, कमलेश, बड़ी मुसीबत आ गई है। पिताजी की हालत बहुत खराब है। मुझे अभी के भी घर जाना होगा। उसकी घबराहट देखकर मैं कुछ पूछ ही नहीं सका। बस हम दोनों फटाफट उठे, कपड़े डाले और उसके घर जाने के लिए दोनों तुरंत तैयार हो गए। हमारे एक दूसरे दोस्त के पास बाइक थी। उससे हमने बाइक ली और तुरंत वहां से निकल पड़े। सोचा था रात में ट्रैफिक कम होगा, लेकिन वही रास्ते में कहीं कोई टैंकर खराब हो पड़ा था जिससे ट्रैफिक रेंग रेंग कर चल रहा था। करीब 1.5 घंटे बाद हम कुणाल के घर पहुंचे। जब हम घर पहुंचे तब दूर से ही रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। कुणाल का चेहरा पीला पड़ गया था और मैं भी समझ गया कि कुछ गलत हुआ है। घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा उसके पिताजी बिस्तर पर लेटे पड़े थे। उनके मुंह से अजीब सी घरघराती हुई आवाजें निकल रही थी और शरीर लगातार कांप रहा था। उनकी हालत देख कुणाल की मां और बहन रो रही थी और अड़ोस पड़ोस के लोग उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। एक पल की भी देरी किए बिना मैंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और थोड़ी सी बात कर मैंने फोन कुणाल को दे दिया। कुणाल तब एम्बुलेंस वाले को अपने घर का पता बताते हुए फोन रख ही रहा था कि तभी अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने झटके से सांस खींच ली हो, और फिर सब कुछ शांत हो गया। उसके पिताजी का शरीर एकदम स्थिर था। न कोई हलचल, न कोई आवाज। कमरे में एकदम से सन्नाटा छा गया। सिर्फ कुणाल की मां की दबे सुर में सिसकने की आवाज आ रही थी। फिर हमने देखा कि अंकल के मुंह से झाग जैसा कुछ निकल रहा था। इतनी झाग कि लग रहा था जैसे किसी ने साबुन का फेन लगा दिया हो। कुछ ही मिनटों में उनका पूरा शरीर सफेद और ठंडा पड़ने लगा और घर में चारों तरफ से रोने की चीखें गूंज उठी। कुणाल भी अपने पिताजी के सीने से लिपटकर बेकाबू होकर जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी देर में पड़ोसी भी भागकर आ गए। किसी ने पुलिस को खबर कर दी क्योंकि वो मौत बहुत अजीब तरह से हुई थी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस और पुलिस एक साथ कुणाल के घर आ पहुंची। पूरा घर लोगों से भर गया। पुलिस ने वहां के हालात देखे, घर वालों से बात की और तुरंत कह दिया कि लाश का पोस्टमार्टम जरूरी है क्योंकि ये अब केस बन गया है। कुणाल के परिवार ने बहुत मिन्नत की, लेकिन पुलिस टस से मस नहीं हुई। उन्होंने यही कहा, लाश अभी हमारे साथ हॉस्पिटल ले जानी होगी, चाहो तो कोई हमारे साथ चल सकता है। कुणाल अपने पिताजी की लाश अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। वो तुरंत एम्बुलेंस में चढ़ गया और उसके पीछे पीछे मैं भी जाकर उसके साथ बैठ गया। अंकल की लाश स्ट्रेचर पर रखी गई और तब लाश के साथ हम 3 लोग एम्बुलेंस में थे। मैं, कुणाल और एम्बुलेंस का ड्राइवर, और हमारे ठीक पीछे पुलिस की जीप आ रही थी। वक्त क्या हुआ था इतना याद नहीं, लेकिन रात के करीब 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे। सड़कें सूनी थी, बस एम्बुलेंस की सायरन की हल्की सी आवाज आ रही थी। कुणाल खामोशी से रो रहा था और मैं उसका कंधा थामे उसके पास बैठा था। चारों ओर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा में भी डर घुल गया हो। एम्बुलेंस सीधे सिविल हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। तब रात लगभग 1 बज रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और अस्पताल के उस कोने में अजीब सा सन्नाटा था। सायरन बंद होते ही वो बेचैन करने वाली खामोशी और गहरी हो गई। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। मैं और कुणाल
हम दोनों ने ड्राइवर के साथ स्ट्रेचर नीचे उतारा। पुलिस वाले भी पीछे पीछे हॉस्पिटल आ पहुंचे। पहले उन्हें एक इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया और मौत की पुष्टि करने के बाद एक डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के लिए कॉल दिया। तब तक लाश को एक सफेद कपड़े में लपेटकर सीधे मॉर्चरी में ले जाया गया। कुणाल और मैं, हम हर वक्त लाश के साथ थे। फिर लाश को मॉर्चरी के पास एक लंबे कॉरिडोर में ले जाया गया और एक अंधेरे कोने के पास स्ट्रेचर को खड़ा कर दिया। मैं, कुणाल और एक पुलिस हवलदार, हम वही एक जगह पर बैठ गए। वहां पर एक बूढ़ा चौकीदार भी था। वो भी हमसे थोड़ी दूर एक कुर्सी पर बैठा था। वो हमें देख धीमी आवाज में बोला, रात में पोस्टमार्टम नहीं होता, डॉक्टर अब सुबह ही आएंगे। मुझे पता था कि सरकारी काम ऐसे ही होता है। फिर कुछ ही देर में वो पुलिस वाला फोन पर बात करते हुए बाहर चला गया। दरअसल वहां दीवारों पर दाग धब्बे और हवा में सड़े हुए फिनाइल की गंध थी और उस अजीब सी गंध ने मेरा सिर पकड़ लिया था। कॉरिडोर का कुछ हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था और जहां लाइट थी वहां भी धूल और जाले लगे थे। मैंने सोचा कि शायद पंखा चलता होगा, लेकिन वहां कोई पंखा भी नहीं था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन अचानक माहौल भारी हो गया। उस जगह पर अंदर ठंड बढ़ने लगी, जैसे किसी ने एसी चालू कर दिया हो और तापमान अचानक बहुत नीचे कर दिया हो। मुझे कुछ समझा नहीं कि क्या हुआ। तभी वो चौकीदार वहां से उठकर बाहर चला गया। फिर अचानक पीछे की छोटी खिड़की से झांकते हुए वो बोला, तुम दोनों यही हो ना? थोड़ा ध्यान रखना, बस मैं 2 मिनट में आता हूं। और इतना कहकर वो वहां से चला गया और वही कॉरिडोर के बाहर के अंधेरे कोने में कहीं गायब हो गया। अब वहां सिर्फ हम दोनों थे और थी कुणाल के पिता की लाश। लाश को सफेद चादर से ढका गया था। माहौल में अजीब सी खामोशी थी। हमने बहुत देर तक इंतजार किया। चौकीदार को गए हुए 20 मिनट से ऊपर हो गए थे। अचानक कुणाल ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं उसकी तरफ देखने लगा तो उसने इशारे से अपने पिता की लाश की तरफ देखने का इशारा किया और फिर जो मैंने देखा उससे मेरा खून जम गया। उस सफेद चादर के नीचे लाश थरथरा रही थी। पूरी चादर कांप रही थी, जबकि कुणाल के पिताजी की मौत की पुष्टि हो चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। डर के मारे मेरा गला सूख गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कॉरिडोर के अंदर की हल्की सफेद रोशनी में मैंने देखा कि कुणाल की आंखें डर से बाहर निकल आने लगी थी। कांपती आवाज में उसने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि पिताजी अभी जिंदा हो? उसकी बात सुनते ही मेरे सीने के अंदर जैसा कुछ गिर सा गया। ऐसी बात सुनकर मैं उसके चेहरे की तरफ देखने लगा और ठीक उसी पल जैसे वो कंपन शुरू हुआ था वैसे ही अचानक वो हलचल थम गई। अब फिर से सब कुछ पहले जैसे शांत हो गया। वो लाश ऐसे पड़ी थी जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। डर अब हमारे अंदर तक उतर चुका था। तभी मैंने देखा वो पुलिस वाला जो कुछ देर पहले हमारे साथ बैठा था वो वहां पर आ गया। उसने पीछे की जालीदार खिड़की पर दस्तक दी और भारी आवाज में पूछा, कोई आया था क्या पोस्टमार्टम के लिए? मैंने नाम में सिर हिलाया। फिर उसने चौकीदार की कुर्सी की ओर देखकर पूछा, ये कहाँ गया? कुणाल ने खुद को संभालते हुए कहा, वॉशरूम गया है। उस हवलदार के चेहरे से लग रहा था कि उसे वो जवाब पसंद नहीं आया। उसने एक बार लाश की तरफ और फिर हमारी तरफ देखा और फिर बोला, तुम बाहर आ जाओ, कुछ बात करनी है। कुणाल के बाहर जाने की बात सुनते ही मेरा दिल धड़क उठा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डर मेरे चेहरे पर साफ दिख रहा था। अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ था उसके बाद मैं एक पल के लिए भी इस लाश के साथ अकेला नहीं रहना चाहता था। अगर कुणाल चला गया तो मैं यहां अकेला क्या करूंगा? ये सोचते ही मेरी सांस रुकने लगी। कुणाल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में भी वही डर था। हम दोनों बिना बोले एक दूसरे की बात समझ गए
उस हवलदार ने फिर से तेज आवाज में कहा, क्या हुआ? जल्दी आओ, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। कुणाल के पास कोई और चारा ही नहीं था। वो धीरे धीरे बाहर चला गया। मैंने उसे खिड़की से बाहर देखा। वो पुलिस वाला उसे लेकर दूर अस्पताल की तरफ जा रहा था। मेन अस्पताल की बिल्डिंग और इस मॉर्चरी रूम की बिल्डिंग में करीब 100 गज की दूरी थी। मैं उन्हें बिना पल के झपकाए दूर जाते हुए देख रहा था और धीरे धीरे वो दोनों अंधेरे में जाते जाते नजर से ओझल हो गए। अब डर ने जैसे मेरी रूह पकड़ ली थी। मैं कभी लाश की तरफ देखता, कभी खिड़की के बाहर झांकता कि कुणाल या कोई और दिखाई दे। हर सेकंड 1 घंटे जैसा लग रहा था। चौकीदार भी अब तक वापस नहीं आया था। मैं अंदर बेचैनी से बैठा था। डर था कि कहीं लाश फिर से हिलने न लग जाए। तभी अचानक बाहर से खड़खड़ाहट की आवाज आई। मैंने झटके से दरवाजे की तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। अब मेरा डर 1000 गुना बढ़ चुका था। मैं मन ही मन में भगवान को याद करने लगा और उसी वक्त चौकीदार लौट आया। उसे देखकर थोड़ी राहत मिली। वो पीछे की खिड़की को हाथ लगाते हुए बोला, ये खिड़की खुली क्यों है? और वो लड़का कहाँ गया जो तुम्हारे साथ था? मैंने कांपती आवाज में उसे सब कुछ बता दिया। जब आप गए थे तो पुलिस वाला आया था। वो मेरे दोस्त को कुछ बात करने के लिए अपने साथ ले गया है। कुछ मिनट तक वो बाहर खड़े थे, फिर आगे चले गए, लेकिन मेरा दोस्त अब तक लौटा नहीं है। चौकीदार ने मेरी बात सुनी और बहुत शांत होकर बोला, अरे इसमें घबराने की क्या बात है? क्योंकि यह पुलिस केस है और वो मृतक का बेटा है, तो शायद पूछताछ के लिए उसे साथ ले गए होंगे। वो लोग अस्पताल के आसपास ही कहीं होंगे। तुम चिंता मत करो, आ जाएगा तुम्हारा दोस्त। उसकी बात मुझे सही लग रही थी, लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा था। तब वो बोला, खिड़की बंद कर देता हूं, नहीं तो मच्छर अंदर आ जाएंगे। खिड़की बंद करते ही खड़क की आवाज आई और खिड़की बंद कर वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। फिर अपनी आंखें बंद कर गर्दन पीछे कर उसने उस कुर्सी में अपना शरीर सीधा कर दिया। मैं इतना डरा हुआ था कि उसे ये भी नहीं कह पाया कि मुझे भी बाहर जाना है। अब मैं फिर से अकेला उस लाश के साथ जाग रहा था। कॉरिडोर के पीछे उस अंधेरी जगह में एक ट्यूबलाइट थी जो अपने आप चालू हो जाती और 2-3 मिनट बाद अजीब सी चरचर की आवाज करते हुए फिर से बंद हो जाती। और पिछले 15 मिनट से यही चल रहा था। उस रोशनी और अंधेरे के खेल ने मेरे डर को और गहरा कर दिया। 10-15 मिनट और बीत गए, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि जैसे वक्त रुक गया है। मैं बार बार कोशिश कर रहा था कि उस लाश की तरफ न देखूं, लेकिन मेरी नजर हट ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सारा ध्यान उसी सफेद चादर पर अटक गया है। मन में बस एक डर था कि अगर वो चीज फिर से हिलने लगी तो। और मेरा डर सच साबित हुआ। अचानक वो लाश फिर से अपने आप कांपने लगी, जैसे किसी ने उसे जोर से झटका दिया हो। और इस बार वो झटकना पहले से ज्यादा तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे चादर के नीचे कोई शरीर जोर जोर से तड़प रहा हो। स्ट्रेचर इतनी जोर से हिल रहा था कि दीवार से टकरा कर खटखट की आवाज आ रही थी। यह सब देखकर अब मुझसे सहा नहीं जा रहा था। मैं पूरी ताकत से चिल्लाकर वॉचमैन को आवाज देने लगा, अंकल अंकल, ये क्या हो रहा है? अंकल 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 प्लीज ये रोको। लेकिन अजीब बात यह थी कि वॉचमैन मेरी आवाज सुन ही नहीं रहा था। उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो भी किसी लाश की तरह कुर्सी में सो रहा था। मैं कॉरिडोर के अंधेरे कोने के पास बैठा था। बीच में स्ट्रेचर और उस पर लेटी वो लाश थी और उसके दूसरी तरफ वो चौकीदार था। वो वहां आराम से बैठा हुआ था। मुझ में उठकर उनके पास जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि हमारे बीच वो लाश थी। डर के मारे में वहीं एक कोने में सिकुड़कर बैठ गया। मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था। एक तरफ लाश का यह डरावना बर्ताव
और दूसरी तरफ वो चौकीदार आराम से पड़ा था। दोनों मिलकर मुझे अंदर से तोड़ रहे थे। मैं सोच रहा था कि क्या वॉचमैन मेरी आवाज़ सुन ही नहीं पा रहा, या वो सच में गहरी नींद में चला गया है। कुछ एक आध मिनट में वो लाश की हरकतें फिर से रुक गई। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस लाश के करीब लेकिन थोड़ा दूर खड़े होते हुए उस चौकीदार को आवाज़ दी, अंकल अंकल उठिए उठिए ना। पर वो मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। मुझे उस लाश के आगे जाने से भी डर लगने लगा था। वो स्ट्रेचर पूरा टेढ़ा था और उसे हाथ लगाने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। और वहीं वो चौकीदार बड़े आराम से सो रहा था। उसका चेहरा देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन्हें जरा भी अंदाजा है कि वहां क्या हो रहा है या कोई मदद के लिए चीख रहा है। उस पल मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे लाचार इंसान हूं। एक मुर्दा शरीर के अंदर ऐसी हरकतें देखकर मेरा सारा हौसला जैसे खत्म हो गया था। मैं हमेशा सोचता था कि मैं हिम्मती लड़का हूं, भूत प्रेत वगैरह में मैं भरोसा नहीं रखता। लेकिन आज जो मैं देख रहा था वो किसी भी तर्क और लॉजिक के बाहर था। मैं मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा, नाम जप करने लगा। लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि मेरी जुबान तक साथ नहीं दे रही थी। मैं वही दीवार के पास नीचे सटकर खड़ा हो गया। हाथ पैर कांप रहे थे और दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर ये लाश उठकर खड़ी हो गई तो? अगर उसने अचानक चादर हटा दी और मेरे सामने आ गई तो? ये सोचते ही मेरे शरीर में डर की एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। ऐसे लगा जैसे खून जम सा गया हो। अब वो कॉरिडोर मुझे एक ताबूत लग रही थी और मैं उस ताबूत में फंसा हुआ एक जिंदा आदमी। मैं तब इतना डर गया था कि दिमाग सुन्न पड़ गया। तब मुझे याद आया कि मेरे पास फोन है। मैंने कांपते हाथों से जेब से मोबाइल निकाला और कुणाल को कॉल किया। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, लेकिन फोन बंद था। कुछ समय मैंने बार बार कोशिश की लेकिन हर बार वही जवाब आया। अब डर मेरे पूरे शरीर पर हावी हो गया था। ऐसा लग रहा था कि ये लाश अब कुछ ऐसा करने वाली है जिसे देखकर मैं शायद डर के मारे मर जाऊं। डर के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और मैं भगवान का नाम ले रहा था। तब मुझे दूर जाती एक आवाज सुनाई दी, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, मैं सोने जा रहा हूं, लाश को छोड़कर कहीं मत जाना। और तब मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो चौकीदार अपनी जगह पर नहीं था। मैंने आसपास देखा तो मुझे वो वही उस अंधेरे कॉरिडोर की अंधेरी जगह में जाता दिखाई दिया। मैं उन्हें आवाज दे पाता तब तक उसकी परछाई अंधेरे में घुल गई थी और मैं उस कॉरिडोर के उस अंधेरे गलियारे की ओर देखता रह गया। मेरे गले से एक अधूरी डरी सी आवाज निकली, अंकल। फिर मुझे एक दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई और उस पल मुझे एहसास हुआ कि इस कॉरिडोर से बाहर जाने का रास्ता भी वहीं से था। स्ट्रेचर भी ऐसे रखा था कि उसके पास से निकलने की कोई जगह नहीं थी। पहले से ही वो जगह संकरी थी। आसपास कुर्सियां और कुछ बक्से रखे थे। लाश के इस तरफ मैं, बीच में वो लाश और दूसरी तरफ अंधियारी गली। घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। डर से हालात खराब होने लगे थे। दिमाग में क्या आया पता नहीं। शायद दिमाग में ये बात चल रही थी कि लाश के उस तरफ चला जाऊंगा तो मुझे इतना डर नहीं लगेगा। यहां मैं अटक सा गया हूं। और तब मैं दूसरी तरफ जाने के लिए धीरे धीरे बिना आवाज किए उस लाश के पास से गुजरने लगा। टिमटिमाती लाइट, ठंडी हवा और उस जगह पर फैली मांस की बदबू से माहौल और भी डरावना बन गया था। मैंने स्ट्रेचर को हल्का सा साइड में किया ताकि वहां से निकलने के लिए थोड़ी जगह बन सके। फिर मैं संभल कर लाश के पास से गुजरने लगा और अचानक मुझे झटका सा लगा जैसे किसी ने मेरी शर्ट पकड़ ली हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। हाथ पांव हद से ज्यादा कांपने लगे और मेरे गले से एक बेजान सी चीख निकली,
और मैंने उस पल पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, पर न जाने क्या हुआ। स्ट्रेचर जोर से हिला और एक जोर का झटका लगा। झटका इतना तेज था कि मैं अपना बैलेंस खो बैठा और सीधा उस लाश के ऊपर जा गिरा। जैसे ही मेरा शरीर उस लाश को छुआ, लगा जैसे मैं किसी बर्फीले पत्थर पर गिर गया हूं। पूरा शरीर सुन्न हो गया। मैं उछलकर एक कदम पीछे हट गया, इतनी जोर से कि मेरी पीठ पीछे की दीवार से टकरा गई और पीठ में तेज दर्द उठा। उस पल दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे वो सीने से बाहर निकल आ जाएगा। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, अंकल, अंकल, कोई है क्या? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं दीवार पर हाथ मारने लगा, इतनी जोर से कि मेरे हाथ की खाल छिल गई और हाथ से खून निकल आया, पर कोई असर नहीं हुआ। मेरी आवाज जैसे उस कॉरिडोर के अंदर ही गुम हो रही थी। फिर जब मैंने लाश की तरफ देखा तो मेरा गला सूख गया। अब वो लाश सिर्फ कांप नहीं रही थी, बल्कि उसका शरीर ऐसे हिल रहा था जैसे किसी ने मिट्टी के पुतले में जान डाल दी हो। पहले उसका दायां हाथ मुड़ा और ऊपर उठा, फिर पैर खींचकर टेढ़े हो गए। ये नजारा देखकर मैं चिल्लाने की ताकत भी खो बैठा था। आंखें खुली की खुली रह गई थी, आंखें झपक भी नहीं रही थी। कुणाल के पिताजी का वो पहचानने लायक चेहरा अब मुझे दुनिया की सबसे डरावनी चीज लग रहा था। जिंदगी में कभी किसी मुर्दे को मैंने इस तरह हिलते डुलते नहीं देखा था। माहौल इतना सन्नाटेदार और भयानक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन जो आगे हुआ वो मेरी सोच से भी परे था। अब वो लाश न सिर्फ हिल रही थी, बल्कि उसके अंदर से अजीब सी गड़गड़ाहट जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई गला दबा हुआ इंसान बोलने की कोशिश कर रहा हो। अब मेरा सब्र टूट गया। डर के मारे मैं फूट फूट कर रोने लगा। दिमाग सुन्न, शरीर बेजान। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, ये ख्वाब जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए। मैं वही दीवार के पास बैठा लगातार रो रहा था। मेरा शरीर और मेरा मन दोनों भी अब मेरे काबू में नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास की पूरी दुनिया टूट रही हो। तभी मैंने वो सबसे भयानक मंजर देखा। मेरे सामने पड़ी वो लाश जो अब तक कांप रही थी, वो अब धीरे धीरे स्ट्रेचर पर उठकर बैठ गई। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मेरे सामने वो इंसान उठकर बैठ रहा था जिसे कुछ घंटे पहले मैंने अपनी आंखों से मरा हुआ देखा था। वही इंसान जिसकी लाश को मैंने और कुणाल ने मिलकर स्ट्रेचर पर लिटाया था। ये सब देखकर मेरी समझ, सोच सब कुछ जैसे खत्म हो गया। मुझे लगने लगा कि इस खौफनाक मंजर को देखने से पहले मर जाना आसान है। मैं इतना डर गया था कि मुझे कोई भगवान भी याद नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग एकदम से खाली हो गया। मैंने देखा कि जैसे ही वो लाश उठकर बैठी, उसके चेहरे से सफेद चादर खिसक गई। कुणाल के पिताजी को मैंने बहुत बार देखा था। वो बहुत नेक और अच्छे इंसान थे, लेकिन आज उनका चेहरा इतना भयानक और डरावना लग रहा था कि उस मंजर को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। उनकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई होश नहीं था, बस सफेद खाली आंखें। उनका मुंह खुला हुआ था और वहीं से एक अजीब सी गूंजती घरघराती हुई आवाज निकल रही थी। उनकी त्वचा सिकुड़ चुकी थी, रंग और भी फीका पड़ गया था। उनका वही जाना पहचाना चेहरा अब किसी अजनबी और डरावने रूप में बदल गया था। वो चेहरा देखते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरा शरीर मेरा वजन नहीं उठा पा रहा था। मुझे बस इतना याद है कि मैं बैठे बैठे जमीन पर ही गिर पड़ा। उस डरावनी तस्वीर को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से मैं बेहोश हो गया था। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक उस कॉरिडोर में उस खौफनाक साये के साथ बेहोश पड़ा रहा। 1 मिनट, 10 मिनट या फिर 1 घंटा, मुझे कुछ अंदाजा नहीं। लेकिन जब मुझे होश आया तो चारों तरफ सन्नाटा था।
आँख खोलने से पहले ही मेरे दिमाग में वो आखिरी मंजर घूम गया। मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा। मैं सोच रहा था कि क्या मैं अब भी जिंदा हूं। धीरे धीरे मैंने आंखें खोली और मैंने जो देखा उस पर मुझे अफसोस हुआ कि काश मुझे होश वापस न आया होता, क्योंकि जिस हाल में मैंने कुणाल के पिताजी की लाश को बेहोश होने से पहले देखा था, वो बिल्कुल उसी हालत में स्ट्रेचर पर बैठी थी, स्थिर लेकिन मुझे घूरते हुए। उसका डरावना चेहरा अब भी मेरी तरफ झुका हुआ लग रहा था, भले ही उन आंखों में कोई जान नहीं थी। मैं डर के मारे चीख पड़ा। मेरी चीख पूरी भी नहीं हुई थी कि वो लाश फिर से हिलने लगी। उसने अब अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा। उसका सिर अजीब तरह से मेरी तरफ मुड़ा और तब वो सफेद आंखें सीधी मेरी आंखों में देख रही थी, जैसे वो मेरी रूह को जला रही हो। उस वक्त मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा वो एक पल में रुक जाएगा। धीरे धीरे वो लाश स्ट्रेचर से उतरकर मेरे सामने आकर बैठ गई। हमारे बीच बस ही कुछ कदम का फासला था। और ये देखकर मैंने जोर से अंकल ऐसा कहकर चीख मारी और मैं फिर से बेहोश हो गया। मुझे बस इतना याद है कि बेहोश होने से पहले मैंने देखा था कि वो साया मेरी तरफ बढ़ रहा था और पीछे उस कॉरिडोर के अंधेरे में झपकती हुई वो ट्यूबलाइट मुझे दिखाई दे रही थी। दूसरी बार जब मुझे होश आया तो मेरी नाक में अस्पताल की जानी पहचानी दवा की गंध आई। मैंने आंखें खोली और देखा तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। पास की कुर्सी पर कुणाल बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। जैसे ही उसने मुझे आंखें खोलते हुए देखा तो वो लगभग उछलकर मेरे पास आ गया। मैं उसे देखते ही रो पड़ा। मेरा शरीर तब भी कांप रहा था। मैंने गुस्से और दुख भरी आवाज में उसे कहा, तू मुझे उस मॉर्चरी रूम की जगह में अकेला छोड़कर क्यों चला गया? मैंने तुझे कितनी बार कॉल किया, तूने उठाया क्यों नहीं? मेरी हालत देखकर कुणाल समझ गया कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन कितना बुरा ये शायद वो सोच भी नहीं सकता था। उसने मुझे शांत करने की कोशिश की। मेरे सिर पर हाथ रखकर वो बोला, प्लीज शांत हो जा, प्लीज मेरी बात सुन। पुलिस मुझे पूछताछ के लिए थाने ले गई थी, इसलिए मैं जल्दी वापस नहीं आ सका और मेरा फोन भी वही था। मैं सच कह रहा हूं, मैं तुझे कॉल भी करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे तुझसे बात नहीं करने दी। उसके बाद मैंने रोते हुए उसे वो पूरी कहानी बताई। उस कॉरिडोर में जो कुछ हुआ था, वो हर एक पल, लाश का कांपना, चौकीदार का चले जाना, वो डरावनी आवाज, लाश का उठकर बैठना, उसका वो विकृत चेहरा और मेरा बेहोश हो जाना, सब कुछ। जब मैं ये सब बोल रहा था तो कुणाल के हाव भाव देखकर लग रहा था कि उसे मेरी बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा। शायद उसे ये लगा कि मैं डर और सदमे में चीजों को हेलुसिनेट कर रहा था। लेकिन मेरी हालत देखकर उसने मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो देख रहा था कि मेरा शरीर अब भी कांप रहा था, मेरी सांस तेज चल रही थी और मेरी आंखें लाल थी। उसने मुझसे माफी मांगी और मुझे बोला, मुझे माफ कर दोस्त, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। फिर उसके बाद कुणाल खुद मुझे हमारे कमरे तक छोड़ने आ गया और उसके बाद वो फिर से अपने पिताजी की बाकी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अस्पताल लौट गया। उस रात के बाद मुझे बहुत तेज बुखार आया। लगभग 1 हफ्ते तक मैं बीमार रहा। जब मेरा शरीर ठीक हुआ तो मैं फिर हॉस्टल में नहीं रहा। मैं सीधे अपने घर चला गया और फिर अपने माता पिता के पास रहने लगा। सच कहूं तो दोस्तों, उस घटना ने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। मैं काफी सालों तक ट्रीटमेंट ले रहा था, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि वो सब कुछ मेरे दिमाग का खेल था और उसी के कारण मैं हमेशा डर में रहने लगा था। आज मेरे अंदर का डर भले ही कम हो गया हो, लेकिन वो यादें आज भी जिंदा है। आज भी अगर आधी रात को नींद खुल जाती है तो उस रात का वो कॉरिडोर मेरी आंखों के सामने तैरने लगता है। वो सफेद चादर में ढकी हुई लाश, उसका वो डरावना चेहरा और वो भयानक आवाजें, सब मेरे दिमाग में
इतनी गहराई से बैठ गया है कि शायद मैं अपनी मौत तक उन्हें कभी भुला नहीं पाऊंगा। उस रात असल में क्या हुआ था, वो भयानक चीज क्या थी, ये सब कुछ मैं नहीं जानता और मैं जानना भी नहीं चाहता। मुझे बस इतना पता है कि वो रात मेरे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी डरावनी घटना। तो आपको ये घटना कैसी लगी मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और हाइप भी करना मत भूलिए। जाने से पहले फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे भी आपके कमेंट्स और शुभकामनाओं का इंतजार रहेगा। और सबसे आखिर में, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये घटनाएं ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें रहस्य और डरावनी कहानियों में दिलचस्पी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।